ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट सी सैट। क्या कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट 25 डेज नाम के चलते हैं। आज वैसे 27 डेज हमारे पास है आज से, लेकिन चलिए कल एक दो दिन हटा ही देते हैं। 25 दिन में आप क्या कर सकते हैं? एंड दिस इज स्पेशली फॉर पीपल जिनका मैथ्स कमजोर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर आईआईटीएंस जिनका कैट की तैयारी कर रखी है। तो वो जीएस पढ़ें, आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का आप बना सकते हैं क्वेश्चंस, बट कैट की तैयारी वालों को ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। अब मैं बात करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स का जिनका मैथ्स वीक है, उसमें मैं खुद आता हूँ। तो आपको बता देता हूँ कि क्या सिचुएशन है। दैट आई हैव क्लियर्ड ऑल माई सी सैट्स। कभी मेरा सी सैट रुका नहीं है और अच्छे खासे नंबर से ही हमेशा निकलता है, डिस्पाइट मैथ्स बीइंग माई वीक पार्ट। ओके, तो मैथ्स जो है मेरा एक वीक पार्ट है, फिर भी सी सैट कैसे निकलता है उसको आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी सैट के लिए एक चीज आपको पहले ही छोड़नी है पेपर के बाहर। वो क्या है? कैन एनीबडी टेल मी? दैट इज देयर ईगो। आपको जो है अपना ईगो जो है बाहर छोड़ के आना है। देखिए, सबसे पहली बात है, दो चीज होगी अगर आपका पहला बार अटेम्प्ट है। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, समय बहुत जल्दी जाएगा। ओके, समय जो है वो बहुत जल्दी जाएगा, तो ईगो को हटाना है। सबसे ज्यादा समय कौन खाएगा आपका? देखिए, कंप्रीहेंशन उतना समय नहीं खाएगा जितना आपका क्वांट खाएगा अगर आपका मैथ्स वीक है। ओके, क्वांट खाएगा आपका अगर मैथ्स वीक है, तो इस चीज को समझिएगा। दूसरी चीज है, जो क्वेश्चन ना बने उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। जिसका आपके पास कंसेप्ट नहीं है, जैसे चेस बोर्ड का क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, नहीं समझ में आता है परम्यूटेशन, मैंने ट्राई किया, नहीं समझ में आया, नहीं बन रहा है, मैं नहीं टच करूंगा। ओके, ना ही मैं तुक्का मारूंगा। एक चीज आपको समझनी है, 66.66 नंबर आपको लेके आना है। अब 66.66 नंबर जो आप लेके आएंगे वो कैसे होगा? तो उसका कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने खुद देखा है। तो 66.66 नंबर जो है वो आपका 27 क्वेश्चन पे आ जाएगा। जब आप 27 क्वेश्चन करेंगे तो यू विल बी गेटिंग समथिंग अराउंड 67 पॉइंट समथिंग एंड यू विल क्लियर। ठीक है, 27 क्वेश्चन आप करेंगे। यूपीएससी 80 क्वेश्चन देती है इन जनरल ऑन एन आइडियल पेपर। वो क्या करती है कि इक्वली बांटती है। 25 क्वेश्चन से लेके 27 क्वेश्चन के बीच का रेंज रहता है। उसमें आपको कैसे बांटेगी? क्वांट, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन जो है उस वो आपका अगर 25 आ रहा है या 27 आ रहा है, ठीक है, 25 या 27 नाम के चलते हैं। और अगर 25 आ रहा है तो उसमें से 19 या 20 आपको सही करना पड़ेगा अगर आपका मैथ्स कमजोर है, मिनिमम। उसके ऊपर तो बोनस है। मिनिमम जो है आपको 19 या 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर जो ट्रेंड ऐसा ही रहा तब, व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि इस बार भी क्वांट बहुत टफ आएगा, सीसैट बहुत टफ आएगा, यूपीएससी अपने आप का कोर्स करेक्शन नहीं करेगा, तो हम लोग उसी हिसाब से खेल रहे हैं। वहां जाके अगर आप देख रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन बनने लायक है क्वांट के भी, और यूपीएससी हैज टोन डाउन, यार रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ओके, ऑलराइट, ये रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। ऑलराइट, तो 80 जो है, 80 क्वेश्चन में से अगर मैथ्स कमजोर है तो मैं फोकस किस पे करूंगा? 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपका। ऑलराइट, नो वरीज। रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करूंगा। और क्वांट की मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्वांट की स्ट्रैटेजी ये होगी, ढूंढ ढूंढ के इजी क्वेश्चन बनाना। 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाए। 25 में से 5 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट बन जाए, और वो कैसे आप निकालोगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें पर क्वेश्चन 2 से 3 मिनट आप दे सकते हो, जिसमें आपको 2 मिनट पढ़ने में लगना चाहिए और 1 मिनट डिड्यूस करने में लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि फिर भी 3 मिनट्स इज अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं 25 क्वेश्चन कर रहा हूं और 3 मिनट हर क्वेश्चन को दे रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू गेट वॉट? आई एम गोइंग टू गेट 75 मिनट्स विच इज अ डेथ सेंटेंस। तो कहीं कहीं पे आपको कम करना होगा। ट्राई करें कि सारे कॉम्प्रिहेंशंस 1 आवर में आप खत्म कर रहे हैं। सारे कॉम्प्रिहेंशन मैक्सिमम टाइम, उससे कम भी हो सकता है। मैक्स टाइम फॉर ऑल कॉम्प्रिहेंशन शुड नॉट गो अबव 60 मिनट्स। ओके,
दूसरी चीज है लॉजिकल रीजनिंग जो है छुप जाता है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इजी रहते हैं थोड़े बहुत, और वो जो है छुप जाता है ये आपका क्वांट के अंदर। क्वांट क्वेश्चन, 3-4 क्वांट क्वेश्चन फिर एक लॉजिकल रीजनिंग ऐसे दिया जाता है। आप थोड़ा सा खोल के देखते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आई विल नॉट सजेस्ट दैट यू स्टार्ट विद कंप्रीहेंशन। व्हाई? थोड़ा सा अपने ब्रेन को शार्प करना होगा, अपने ब्रेन को शार्प करना होगा। उसके लिए यहां से मत स्टार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दिस आप समय लगाओगे, फिर धीरे धीरे करके आपका समय जो है कम होगा। तो व्हाट आई विल सजेस्ट, डोंट डू इन द फर्स्ट इंस्टेंस। व्हाट आई विल सजेस्ट, सबसे पहले 30 मिनट्स डू क्वांट प्लस लॉजिकल रीजनिंग जो आपसे बन रहा है। उसके बाद 50 to 55 मिनट्स कंप्रीहेंशन करो, और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप अगेन क्वांट प्लस रीजनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हो गया हम लोग, चलिए एक बार देख लेते हैं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इसको पढ़ने में आपको 1 मिनट 1.5 मिनट लगना चाहिए मैक्सिमम। कैसे पढ़ना है फिर वो हम डिस्कस करते हैं। बेस्ट तरीका मुझे जो लगा है, हर स्टेटमेंट के बाद उसका हिंदी अनुवाद करो दिमाग में, या मराठी जो भी आपकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें ट्रांसफर करो। ओके, उसके पहले एक और चीज कर सकते हो कि आप एक नजर डाल सकते हो क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर जो है आप नजर डाल सकते हो कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जो है यहां पर क्या करोगे, जैसे वी ऑफन हियर अबाउट कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, तो ये कन्फ्लिक्ट को ऐसे मार्क कर दिया, पेंसिल लिया है अगर आपने। ओके, ऑलराइट, पेंसिल लिया है तो कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर। ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है किसके बीच में, डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर। 20 मेजर रिवर सिस्टम है, 14 जो है वाटर स्ट्रेस्ड है। ओके, 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में रह रहा है। अ थर्ड ऑफ whom विल लिव इन वाटर स्कार्स एरिया। ठीक है, उसमें से 1/3 जो है वाटर स्कार्स एरिया में रह रहा है। अब यहाँ पर आ जाता है क्लाइमेट चेंज, इसको मैं बॉक्स कर दूंगा। Demands of rising population and the need for agriculture to keep pace and increase rate of urbanization and industrialization will what exacerbate water stress accord। अब यहां पर मैं मार्क कर दूंगा क्योंकि ये एक पैराग्राफ हो गया। अब यहां से दूसरा पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट and not that of union except for regulation of interstate river. Key to ensuring balance between competing demands of various is a basin based approach to allocate water amongst constituent region and states. Allocating fair share of water to them require assessment based on objective criteria such as specificity of the river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc., while ensuring the environmental needs of the रिवर्स एंड एक्विफायर। ठीक है, दिस इज वन। तो इसको भी आप बांट लोगे मल्टीपल में। ठीक है, हाँ, तो आप यहां पर समझे। अब इसमें क्या है कि आपने पूरा देख लिया इसको। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, अब नीचे जाओगे। क्या पूछ रहा है इसमें से, पूछ रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर। ओके, तो यहां पर जो है आप देखोगे कहां पर इस स्टेटमेंट में बात कर रहा है तुरंत। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं ना, व्हेन आई एम सेइंग दिस, तो मुझे समय लग रहा है, लेकिन अब अगर मैं माइंड में करूंगा तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा जल्दी करूंगा। सो इट शुड नॉट टेक मोर देन 1.5 minutes टू रीड दिस। ओके, more than 1.5 minutes to read this, and more than 1 minute, okay, to complete the question। अगर मान लो 2.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 2.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो आई शैल हाईली रिकमेंड आप स्किप कर दो, बाद में आ जाना उसको, लेकिन मार्क जरूर कर देना, मिस मत करना। क्योंकि मेजॉरिटी जो है, मैथ्स अगर कमजोर है, मेजॉरिटी नंबर आपके आने कहां से हैं, आपके पैसेज के थ्रू आने हैं। कोई भी पैसेज मिस नहीं करना है। ठीक है, कोई भी पैसेज मिस नहीं। मैंने बताया था ना एक मेरा पैसेज कैसे मिस हो गया था। मैंने हाथ रखा हुआ था अपना यहाँ पर जो है, सपोज मेरा एल्बो है और ये छुप गया था, और एक क्वेश्चन उससे मेरा मिस हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। आई हाईली रिकमेंड आप ऐसा ना करें। ओके, अब यहां पर देखो, कुछ कुछ जो है स्टेटमेंट्स, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं आपको बता देंगे ऐसे ही कि गलत होगा। ह्यूज एक्विफर्स क्रिएटेड, तो समझ में आ रहा है, दिस विल नॉट बी द आंसर।
ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मुझे रैशनल प्रैक्टिकल इमीडिएट एक्शन चाहिए which is required to ensure fair and equitable allocation of water। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर फेयर इक्विटेबल के बारे में नहीं बात कर रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है। मुझे क्या चाहिए, सोल्यूशन कहां पर है, सोल्यूशन नीचे है। ओके, तो बैलेंस कैसे इंश्योर होगा, कंपीटिंग डिमांड ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर के बीच में एक बेसिन बेस्ड, ओके, क्या चाहिए, एक बेसिन बेस्ड अप्रोच टू एलोकेट वाटर अमंग कंस्टिट्यूएंट रीजन, एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर requires assessment based on objective criteria such as specificity of the river basin, size of dependent population, existing water use and demand। और उसमें क्या करना है, while ensuring the environmental needs of the river and aquifer, इस तरीके से वाटर देना है कि environmental need भी satisfy हो जाए। तो यहां पर आप देखो, नेशनल pragmatic legal and policy framework for water allocation should be made, water channel between regions of water surplus डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। यहां पर कहीं पर भी बात किया है रिवर लिंकिंग के बारे में, अगर नहीं बात किया है तो आप उसको गलत कर देंगे। कहीं पर भी इस स्टेटमेंट में रिवर लिंकिंग के बारे में बात नहीं की गई है। एंड टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। तो अगेन यहां पर जो है कहीं पर आपका ज्यादा बात नहीं की गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, ऑप्शन ए है। ध्यान से देखो, नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। तो यहां पर आप क्या देखोगे, असेसमेंट, असेसमेंट करोगे तो क्या होगा, हमें पता चलेगा डिपेंडेंट पॉपुलेशन, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिवर के बारे में। ओके, और यहां पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है, रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहा है। की टू इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग डिमांड, हाउ यू विल डू, you will do it only when you have a national pragmatic legal and policy framework for water allocation। कहीं पर भी ह्यूज एक्विफर्स के बारे में बात नहीं की जा रही है। यहां पर आप देखें, ह्यूज एक्विफर्स कहां बात की जा रही है, कहीं पर भी बात नहीं की जा रही है। जहां बात नहीं की जा रही है वो गलत होगा। वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड, कहां पर बात की जा रही है ऐसा, रिवर लिंकिंग अगर है नहीं, इस पूरे स्टेटमेंट में रिवर लिंकिंग है नहीं। सबसे पहली बात आपको मैंने क्या बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ऊपर वाले पार्ट में जहां पर मैंने ये हटा दिया है, यहां पर प्रॉब्लम की बात कर रहा है, प्रॉब्लम का तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन किसका है, सोल्यूशन का है। यहां पर क्या हो सकता है कि अगर आप पहले ही आइडेंटिफाई कर दोगे कि ओके दिस पोर्शन, द अपर पोर्शन इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम जो कि पूछा नहीं गया है, तो इस पे फिर आप ऊपर आके समय अपना बर्बाद नहीं करोगे। इसको पहले ही मैं हटा दूंगा। मुझे फोकस करना है यहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कह रहा है, रेगुलेशंस के बारे में कह रहा है, तो क्या ये वाटर एलोकेशन पॉलिसी हो जाएगा, वाटर एलोकेशन फ्रेमवर्क के बारे में हो जाएगा, क्या ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड होगा। द आंसर इज ए, यूपीएससी ने भी ए रखा है इसको। कहीं पर भी वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा वाटर स्ट्रेस जो है एग्रीकल्चर और ओके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम इसको काट देते हैं। यहां पर इतना लिखा है कि नीड ऑफ फॉर एग्रीकल्चर को पेस में रखते हुए, ये तो नहीं लिखा है ना कि एग्रीकल्चर को बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। तो मोस्ट लॉजिकल थिंग जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा, सेकेंड पार्ट से, ये वाले पार्ट से, इज दैट कि आपको जो है एक क्या करना है, नेशनल प्रैग्मेटिक फ्रेमवर्क लेके आना है। जो चीज लिखा हुआ है, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, थोड़ा भी आपको बाहर नहीं जाना है। यहां पर आप देखेंगे ये तीन स्टेटमेंट बिल्कुल भी आपके कॉम्प्रिहेंशन से रिलेट नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा एकदम रैबिड डॉग जैसा, पागल कुत्ते जैसा हमें क्या करना है, इसी पे बैठ जाना है कि मुझे इसके बाहर तो जाना ही नहीं है। लाइक अ रैबिड डॉग आई विल स्टे हियर, आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस पैराग्राफ ओनली। मुझे इसके बाहर क्या बोला जा रहा है मतलब ही नहीं है। आप अगर ऐसा करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू डू दिस वे, यू आर गोइंग टू रीप वेरी रिच डिविडेंड्स। ओके, अब यहां पर एक और चीज आप क्या कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन में, ये सारे कॉम्प्रिहेंशन बना जाओ और अपने बगल में क्या रखो, यूपीएससी का सीसैट का आंसर की, और आंसर की से मिला लेना, आंसर की से मिला लेना, तब आपको समझ में आएगा यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन का क्या माइंडसेट है।
अगर कुछ आपका गलत होता है तो फिर वहां पर आप कोर्स करेक्ट कर सकते हो कि अच्छा यूपीएससी कंप्रीहेंशन में ऐसा सोच रही है। वाई? बिकॉज कंप्रीहेंशन इज ऑलवेज इंटरप्रिटेशन बेस्ड। कंप्रीहेंशन हमेशा कैसे होता है? कंप्रीहेंशन जो है हमेशा इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे होता है। अब यूपीएससी का कुछ और इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपका कुछ और इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हमें अलाइन करने की जरूरत है दोनों के इंटरप्रिटेशन को। यूपीएससी तो करेगी नहीं, हमें करना है। आप अगर ऐसा करेंगे, आई कैन गारंटी आउट ऑफ 26 एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 22 नंबर आपके आ जाएंगे। ओके, I am assuming that you are going to attempt all the comprehension. Again, I am saying this is for people जिनका अंग्रेजी ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं और मैथ्स कमजोर है। तो मैथ्स पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं हो सकते, उनको ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो मिनिमम आप करेंगे तो 55 नंबर तो यहीं से आप लेके चले जाओगे। काम आसान होगा कि नहीं आपका? काम आसान होगा। 50-55 नंबर कंप्रीहेंशन से खींच लोगे तो क्या तुम पूरे क्वांट और रीजनिंग मिला के 16 नंबर नहीं खींच सकते? 20 नंबर नहीं खींच सकते क्वांट रीजनिंग मिला के? है ना? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जिसका मैथ्स कमजोर है, मान लो कि हिंदी मीडियम है, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, तो वो क्या करेंगे? वो फिर स्टार्टिंग से पढ़ते, जून से पढ़ते। ओके, वो क्या करेंगे? जून से पढ़ते। ठीक है, ठीक है। तो आप जो है जून से पढ़ेंगे। ओके, आप जो है जून से पढ़ेंगे और आप जो है कंप्रीहेंशन को डेली करेंगे। ऐसा अगर है कि आपका हिंदी मीडियम है एंड यू आर नॉट इवन गुड एट मैथ्स, तो फिर क्या होगा? आपको जो है इसको सीसैट को अलग पेपर की तरह देखना होगा। इसको एज अ सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पेपर की तरह नहीं देखना कि साइड में आ रहा है, लास्ट के 20 दिन में क्या कर सकते हैं। सी, दिस इज एन एडवांटेज दैट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और कैट स्टूडेंट हैज गॉट। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, हिंदू द हिंदू में आप पढ़ोगे, उसके बाद कंप्रीहेंशंस बनाओगे, उसके बाद अपने आप को करो, होन करोगे। देखिए एक बात आप समझिए, आप बोल रहे हैं मैं तो हिंदी मीडियम हूँ और मैं मेरा मैथ्स कमजोर है। एक बात बताओ, कल को आईएएस बनोगे और तमिलनाडु में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब तमिलनाडु कैडर मिल जाए, वहां क्या बोलोगे? हिंदी बोलो। ये सीखना पड़ेगा ना, रूडिमेंट्री अंग्रेजी और तमिल तो सीखनी पड़ेगी आपको। आपका मिजोरम में ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां तो नहीं बोलोगे ना कि मैं हिंदी ही बोलूंगा। तो ये समझो कि आपको, ठीक है, करना पड़ेगा। ओके, हिंदी जो है अच्छी भाषा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये रिजिडनेस मत रखना कि मैं हिंदी मीडियम हूं तो मुझे इंग्लिश सीखनी, मैं सीखूंगा ही नहीं। आईएएस में जाना है, आईपीएस में जाना है, आपको अंग्रेजी आना, एटलीस्ट बेसिक अंग्रेजी आना जरूरी है। यू हैव टू आर्टिकुलेट योर सेल्फ एंड आई एम सॉरी, दिस इज द ट्रुथ। बुरा लग सकता है आपको, बट दिस इज द ट्रुथ। ओके, एनीवेज, ये कर लोगे, जब 50-55 नंबर का आपका कोटा यहीं से पूरा हो जाएगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट 20 नंबर एटलीस्ट आप लेके आओगे। अब मैं आगे चलता हूं। यहां पर आप देखो, राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज। इफ ही रैंडमली पिक्स शूज वन बाय वन फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज टू मेक? तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी वगैरह जो है, ओके, प्रोबेबिलिटी का, सेट्स का क्वेश्चन का आप एक फॉर्मूला शीट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला शीट, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। 1 घंटा लगेगा, 60 मिनट्स, और आपका फॉर्मूला शीट तैयार हो जाएगा। चैट जीपीटी को बोल दो ना, वो भी नहीं कर सकते हो तो ठीक है, सुबह अल्लाह, वो भी चैट जीपीटी को बोल दो, तुमको बना के दे देगा। अगर वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो चैट जीपीटी को टाइप करके बोल दो कि प्लीज प्रिपेयर अ शीट विथ ऑल द फॉर्मूलाज, वो आपको दे देगा। उसी को प्रिंट करा लो और अपने पास रख लो, उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ओके, अरे फॉर्मूला कह रहा हूँ, फॉर्मूला थोड़ी बोल देगा कि 2 × एल प्लस बी का फॉर्मूला गलत थोड़ी कर देगा, L × B फॉर्मूला गलत थोड़ी करेगा। वो तो मैथ्स का क्वेश्चन बनाने में करेगा ना। हाँ, कोचिंग का भी हुआ तो चलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का आप कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड है। यहां पर देखिए आप क्या गलती कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आप बैठ के कॉमन मैथ्स यूज कर सकते हैं, जनरल मैथ्स। वो नहीं होता है। दिस क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व इन 60 सेकेंड्स यूजिंग फॉर्मूला, और आप जो है 6 मिनट 7 मिनट लगाएंगे
तो काम आपका खत्म। समय नहीं है मेन थिंग, आपका सबसे बड़ा एनिमी पता है कौन है? आप में से जो भी फेल किए हैं सीसैट में, या मान लो कि सीसैट में डर लग रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसी पेपर को अगर 3 आवर्स का मैं कर दूं तो आप में से सब पास हो जाएंगे। इसी पेपर को मैं 3 घंटे को का कर दूं तो आप सभी पास हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि तीन तीन घंटे में तो आराम से सभी पास हो जाएंगे, बिकॉज यू विल गेट इनफ टाइम फॉर एवरीथिंग। 2 आवर्स का पेपर है इसलिए डिफिकल्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये 2 घंटे का पेपर है इसलिए डिफिकल्ट है, बहुत प्रेशर रहता है। सीसैट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। और प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपके बगल वाले से भी नहीं बन रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपके बगल वाले से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इस साल जो है मेरा आई थिंक 45-46 क्वेश्चन हुआ था, मैं थोड़ा सा सैड था। 2023 की बात बता रहा हूँ कि यार मैं लास्ट अटेम्प्ट में 54 किए थे, उसके पहले अटेम्प्ट में 58 किया था। इस बार यार तो गड़बड़ तो नहीं होगी। एग्जाम के बाहर निकला तो कुछ लोग को ओवर हेयर किया, ये मेरे तो 40 भी नहीं बने। देन आई न्यू कि पेपर टफ था। तो इसीलिए दिमाग लेके चलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आप एवरेज हैं। यू आर नॉट ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप एवरेज हैं। हु इज अ हार्ड वर्किंग कैंडिडेट? We are average but hardworking. We are not brilliant, freak of nature, that we will get 186 out of 200, like some people who are very good at maths. IITN है, IIT बॉम्बे से है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा 79, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जो है इट वाज अराउंड 109, उसके नेक्स्ट ईयर जो है इट वाज अराउंड 88, एंड देन द थर्ड ईयर इट वाज 79, ठीक है। तो एस जी भाई जी इज अ फ्रीक ऑफ नेचर, नो? ओके, SG Bhaiji is a freak of nature. He also qualified the फॉरेस्ट सर्विस, है ना? तो उसमें कंपैरिजन नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कहाँ से 60 से हम 66 कर लें। अब उनके 144 आ रहे हैं तो भाई उनको एडवांटेज है ना, वो तो मेंस लिख लेंगे। एडवांटेज तो उनको बैठ ही गया, मेंस तो लिख लेंगे वो। आप देखिए आपका 60 से 66 कैसे होगा, 66 से 75 कैसे होगा, 75 से 90 कैसे होगा, हम अपना देखते हैं, ठीक है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला शीट बना लीजिए, कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए प्रोबेबिलिटी का अगर पॉसिबल है। देखिए ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है क्लास 11th इश होते हैं, बहुत सारे लोग 10th में छोड़ देते हैं जो आर्ट्स या बायो लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप कुछ बना सकते हैं, मे बी 15-20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस अगर कर सकते हैं तो गुड, नहीं तो ठीक है। अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन। अगेन दिस इज समथिंग फॉर्मूला बेस्ड है, इसको बैठोगे अगर आप वैसे करने की 25 into 4 into 6 + 1, ये नहीं होता है। दिस शुड बी डन विद इन 60 सेकेंड यूजिंग अ फॉर्मूला। उस टाइप का ये क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। देयर आर 4 letters, 4 envelopes and exactly 1 letter is to be put। तो इसमें से पूछ रहा है इट इज पॉसिबल, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ क्वांट क्वेश्चन, ये लॉजिकल रीजनिंग में मत आप फंस जाइएगा। अब आपको क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग ढूंढ ढूंढ के निकालना है। 85 into 87 इस टाइप के क्वेश्चन अगर कर सकते हो, बना सकते हो तो कर लेना, ये डुएबल है। ओके, इसमें क्या करना होता है, बेसिकली खोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 85 को खोलना पड़ता है ऐसे कि 100 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ ये, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको छोड़ देना। अगेन, D is a 3 digit such that the ratio of the number of the to the sum of its digit। इसको क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है उससे सम बनाओ, उससे जो है सम बनाओ, और अगर बन जाए तो ठीक है। हाँ, ये सेट ए है, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाना। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ये टाइम एंड वर्क जरूर कर लेना। क्वांट में टाइम और वर्क आप कर सकते हो, उसका आप कर सकते हो, ठीक है। यस, ओके। अगेन यहाँ पर जो है इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये बेसिक चीज आप जान के जाना, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा।
थोड़ा सा टाइम लग सकता है लॉजिकल रीजनिंग तक पहुंचते पहुंचते। ओके, लॉजिकल रीजनिंग तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय लग सकता है। जैसे ये है, इसको जरूर करना है, रिलेशनशिप। ओके, ABCD मेंबर ऑफ द फैमिली, इसको नहीं करोगे तो तुम्हारा काम तमाम है। इसको नहीं करोगे। ये जो इस टाइप का क्वेश्चन, जीरो जो है चूर जैसा रहता है, प्लेयर को क्या लिखते हैं, इसको कैसे करोगे? पीछे जाना है। कहाँ जाना है? पीछे जाना है, रफ में। आप क्या कर सकते हो, रफ वाले एरिया में, ये जो रफ स्पेस फॉर रफ वर्क है, इसमें ऐसे बांट देना। जैसे ये है, ऐसे ऐसे बांट देना। और यहां पर आप इंडिविजुअल आप कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा ना, अगर मान लो ये पूरा यहां से आप कर रहे हो, फिर यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, तो आपके पास समय नहीं बचेगा और आपके पास स्पेस नहीं बचेगा, और बाद में जो है करने में आपको डिफिकल्टी होगी। आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे करके डिवाइड कर लो और आपके पास हर क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल खाना बन जाए। क्लियर है? ज्यादा छोटा भी मत करना। लास्ट टाइम मैंने क्या गलती की थी, गया में पेपर में और बहुत छोटे छोटे बॉक्स बना दिए थे। थोड़े बड़े बड़े बॉक्स बनाना। बॉक्स क्यों बनाना, हर क्वेश्चन के लिए अलग बॉक्स होना चाहिए। ओके, रफ पेज को यूज करिए आप, ठीक है। अब ये जैसे है ABC डैश डैश ABC डैश डैश डैश, ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं बना रहे हो तो बहुत मुश्किल है CSAT निकालना, क्योंकि ये इजियर साइड में है। ओके, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ दिस 2 टू द पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6? इस टाइप के क्वेश्चन को गूगल करके वीडियो देख के समझ लोगे, काम आपका चल जाएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, इसको करना है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आप क्वांट में बना सकते हो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन, तो ये जनरली एरिया अगर आपको पता रहेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता रहेगा, ओके, तो आप जो है कर सकते हो। ये क्वेश्चन, फॉर 5 चिल्ड्रन विथ एजेस A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, टू सक्सेसिव एज डिफर बाय 2 years। तो यहां पर जो है इसको आप बिल्कुल करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग में आएगा, इसको जरूर करना है। तो टोटल जो है लॉजिकल रीजनिंग कम करते जा रहा है यूपीएससी। क्या करते जा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन यूपीएससी कम करते जा रहा है। ये लॉजिकल रीजनिंग है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, मिडिल टर्म। ओके, तो यहां पर क्या करना है दोस्त, टोटल, हाँ, ये 3 ट्रैफिक सिग्नल्स है, ये LCM HCF है। LCM से का क्वेश्चन है, 3 ट्रैफिक सिग्नल्स कितना टाइम लगाएगा, 2 PM। उस हिसाब से आप LCM करके इसको कर लोगे। दिस इज द इजियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द इजियर क्वेश्चन। ओके, if today is Sunday, then which day is it exactly on 10 to the power 10th day? इसके बाद जो है 10 टू द पावर 10th डे क्या है, तो आप आराम से कर सकते हो। डिवाइड कुछ नहीं करना है आपको जो है, इससे 1 ईयर से अगर आप डिवाइड कर दोगे, जितना भी निकलेगा 10 टू द पावर 10th डे, जितना भी निकलेगा उसको ईयर से डिवाइड कर देना, और उसका जो रिमाइंडर बचेगा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका जो है संडे रहेगा। मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तो एग्जैक्टली exactly आपका संडे बचेगा। जितना रिमाइंडर आ रहा है, मान लो 1 रिमाइंडर है तो एक दिन आगे 2 रिमाइंडर है, 3 दिन आगे 6 रिमाइंडर है, 6 दिन आगे, वैसे करके जो है। तो रिमाइंडर मैक्स टू मैक्स आपका कितना आएगा, 6 रिमाइंडर आ सकता है 1 to 6 के बीच में। अगर 0 आ रहा है तो सेम डे फॉल करेगा, और 1 to 6 के बीच में आ रहा है रिमाइंडर, तो फिर आपका क्या होगा। ओके, तो ये बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ज्यादा थे इसमें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आई एम नॉट वेरी श्योर अगर आपके पास उतना समय है कि आप उसका ले सकते हो, लेकिन अगर कर सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कर लेना। बट इट इज अगेन, हाँ, यहाँ पर देखो, A is older than B, C and D are of same age, E is youngest, F is younger than D, F is older than A। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लीव करने। तो आई विल जस्ट अज्यूम कि आप 10 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस जो है, आउट ऑफ ए पॉसिबल 50, आउट ऑफ ए पॉसिबल 50, 10 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है जनरली 35 सही कर लोगे, तो आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन गलत करने का रूम मिलेगा। अगर मैं बात करूं, इफ यू आर डूइंग 35 क्वेश्चन राइट, तो दिस इज अ वेरी बिग आस्क।
35 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो और उसमें मान लो 20 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, फिर भी आपके पास 70 नंबर आ जाएंगे। तो आप जो है 35 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 20 गलत कर सकते हो। ठीक है, उससे कम ही गलत करना। जब तक आप श्योर नहीं है तो अंधा तुक्का नहीं मारना है, अंधा तुक्का नहीं मारना है। तो एक गुड अटेम्प्ट में क्या कहूंगा, एक गुड अटेम्प्ट सीसैट में क्या कहूंगा, अगर आप कंप्रीहेंशन के 20 क्वेश्चन सही कर रहे हो, आप लॉजिकल रीजनिंग के मान लो 15 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का कर रहे हो और 5 क्वेश्चन यू आर एबल टू डू ऑफ द इजियर क्वांट्स, इजी क्वांट्स का अगर आप कर पा रहे हो, तो आप जो है यू विल बी इन द सेफर बेट। 35 क्वेश्चन करेक्ट इज द गुड बेट। उसके नीचे जितना गलत होते जाएगा आपके चांसेस उतने खराब होते जाएंगे। ओके, तो यहां पर मैं कहूंगा कि ओनली टेक योर बेट्स। जीएस में तो आपको चलो खतरे से खेलना है, लेकिन सीसैट में अनलेस एंड अनटिल यू आर टू श्योर, डू नॉट टिक ए क्वांट क्वेश्चन। अगर आप जो है श्योर नहीं है, क्वांट के क्वेश्चन में नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है तो आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो मत टिक करना, दैट्स व्हाट आई मीन। मान लो 50 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए, तो उसमें से आई विल से दैट अगर 33 भी सही करते हो, आप 17 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, 33 भी अगर सही करते हो तो आप जो है यू विल स्टिल क्वालिफाई बाय 2 नंबर्स। ठीक है, और मान लो जितना 33 के ऊपर आपका रहेगा, जितना आपका 33 के ऊपर रहेगा, फिर आपका बेटर होते जाएगा। तो 50 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, इफ यू आर अटेम्प्टिंग 50 क्वेश्चंस, तो उसमें से 33 जो है आपको सही करने हैं। एवरी क्वेश्चन करेक्ट अबव दिस विल बी एन एडेड बोनस। ओके, और यहां पर क्या होगा, एक चीज मैं बताता हूं, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम क्या है, मान लो विजन के की से आपको 22 आ रहे हैं 26 में से, और आप कह रहे हो कि यार मैं तो क्वालिफाई कर रही हूं क्योंकि मेरे 75 बन रहे हैं। मान लो यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन इधर उधर कर दिए और 19 सही हो गए, तो आपका तो पत्ता कटा। ओके, आपका क्या है, पत्ता कट गया। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप 3 क्वेश्चन को बफर लेके चले। आई विल हाईली रिकमेंड कि 35 तो सही करना है आपको, 35 तो सही करना है, वरना आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर दीजिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कम कर दीजिए। बहुत श्योर है तभी आप टिक मारिए। कंप्रीहेंशन तो चलिए सेवियर है आपका, कंप्रीहेंशन तो सारे करके आने हैं आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है कंप्रीहेंशन में। मान लो 27 क्वेश्चन है तो 27 के 27 करके आएंगे आप अटेम्प्ट में। कितना सही होता है फिर वो अलग बात है, क्योंकि मैथ्स अगर नहीं आता है तो कॉम्प्रीहेंशन ही आपका रूठे का सहारा, कॉम्प्रीहेंशन हमारा वाला सिस्टम हो जाता है। ओके, है ना, दुखियारे का सहारा कॉम्प्रीहेंशन हमारा, वही वही चीज है। अगर आप कर पाते हैं कॉम्प्रीहेंशन, if anything above 20, मान लिया 22 आ रहा है, 23 आ रहा है, 24 आ रहा है, इट इज एन एडेड बोनस। ओके, एंड ढूंढ ढूंढ के, हो सकता है कि 2-3 पेज, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 2-3 पेज लगातार आपसे कोई क्वेश्चन ना बने सारे मैथ्स के। पैनिक नहीं करना है, ये रियलाइज करना है कि लास्ट लास्ट में इन्होंने क्लस्टर में दिए दे रखे होंगे। किसमें दे रखे होंगे, क्लस्टर में इन्होंने दे रखे होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए यूपीएससी करता क्या है, यूपीएससी जो है पहले रीजनिंग के क्वेश्चन भर भर के देता था, ब्लड रिलेशन ये वो फलाना ढिमकाना सारे क्वेश्चन रहते थे इसमें। तो होता क्या था, 27 क्वेश्चन मान लिया किसी का आ गया, मान लिया कॉम्प्रीहेंशन का आ गया, तो 26 क्वेश्चन क्वांट का होता था और 26 क्वेश्चन जो है आपका इसका होता था, क्या इसका नाम है, रीजनिंग का होता था। वही हो गया ना, 60, 67, 73, हाँ, एक 27। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन रीजनिंग का ऊपर नीचे होता रहता था, किसी साल कॉम्प्रीहेंशन, किसी साल रीजनिंग, किसी साल कॉम्प्रीहेंशन 26 हो जाता था, पॉइंट 27, ऐसे चलता था। अब यूपीएससी ने, आप देखिएगा खुद से, इस चीज को खुद से नोटिस कीजिएगा, इस चीज को खुद से नोटिस कीजिएगा, दैट यूपीएससी इस पेपर को टफ करने के लिए क्वांट बढ़ाते जा रहा है और लॉजिकल रीजनिंग घटाते जा रहा है। अब लॉजिकल रीजनिंग जो है, प्योर लॉजिकल रीजनिंग 10-12 आते हैं, और मिक्स्ड मतलब लॉजिकल रीजनिंग प्लस क्वांट जो है वो ज्यादा आते हैं। ओके, तो ये चीज जो है आपको समझ में आनी पड़ेगी कि यूपीएससी किस तरीके से आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलता हूं, इसीलिए कॉम्प्रीहेंशन के 25 से 27 क्वेश्चन के बीच रहेगा, उसमें आपको प्रॉस्पर करना है।
25 में से एटलीस्ट 20 सही करके आओ, ताकि बाद में जो है आप 12 से 15 क्वांट प्लस लॉजिकल रीजनिंग में कर पाओ, ढूंढ ढूंढ के। यहां समझ रहे हो, टाइम बचेगा तुम्हारे पास, समय जो है बचेगा। वाई? बिकॉज अगर 60 मिनट्स में आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर रहे हो, सारे 27 या 25 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके, उसके बाद जितना 60 मिनट्स है आपका, उसमें ढूंढ ढूंढ के पूरे पेपर में तुम्हें 15 से 20 क्वेश्चन सही करने, इतना नहीं कर सकते। लॉजिकल रीजनिंग प्लस क्वांट, आई हाईली रिकमेंड जितना कम कर सकते हो तुम सीसैट वाला। आप जो है सीसैट का जितना में कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन आप जितना कम कर सकते हैं, अगर 45 और 50 मिनट्स भी कर सकते हैं तो एडेड बोनस होगा, ताकि आप जो है क्वांट और रीजनिंग में थोड़ा सा हाथ आजमा सके। जो क्वेश्चन इजी है उसको करो, वो आपका ईगो से कुछ लेना देना नहीं है। बाद में अपनी बहादुरी दिखाते रहना, सबसे इजी क्वेश्चन को पहले करना है क्वांट प्लस रीजनिंग में। ऊपर से दिख गया हाँ ये मैं कर सकता हूं, हाँ ये ए इज ओल्डर देन बी मैं कर सकता हूं, तो अपने ईगो को हटाओ साइड में, और आपको क्या करना है, तुरंत 10 से 15 क्वेश्चन सही करने हैं, ताकि जब कॉम्प्रिहेंशन का 20 करेक्ट ऐड हो तो आपको 35 क्वेश्चन का मार्जिन बने। एंड व्हेन यू आर डूइंग 35 करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, जब आप 35 क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हैं, तब आपके पास 20 क्वेश्चन अप टू 20 क्वेश्चन में ब्लंडर करने का, गलत करने का रूम मिल जाता है। एवरी क्वेश्चन दैट यू डू रॉन्ग फ्रॉम 35, फिर क्या होगा, आपको फिर यहां से कम करते जाना पड़ेगा, एंड नॉट बाय अ फैक्टर ऑफ 1। मान लिया 35 क्वेश्चन किया आपने, 20 गलत था उसमें से, सॉरी 55 क्वेश्चन किया अटेम्प्ट, 35 वॉज राइट एंड 20 वॉज रॉन्ग, फिर भी आपका 70 पॉइंट समथिंग नंबर बन रहा है। लेकिन मान लिया कि आपने 34 करेक्ट किया, तो फिर यहां से आपको 2 के फैक्टर से कम करना पड़ेगा, मतलब 2 कम गलती करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि राइट कर लोगे 35 तो यू विल ऑल्सो हैव मोर रूम टू डू रॉन्ग्स। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? बिकॉज अगर मान लिया कि हर गलत क्वेश्चन पे यू आर लूजिंग 2.5 प्लस 0.833, इसका मतलब क्या है, 2.5 नंबर तो क्वेश्चन के, और अगर आपने अपने आंसर की में उसको टिक किया है और यूपीएससी के आंसर की में कुछ और है आंसर, तो 2.5 प्लस 0.833 आप लूज करेंगे, विच इज द नेगेटिव मार्क्स, क्योंकि आप अजम्पशन में है कि ये मेरा सही है, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से वो आपका गलत है। तो 2.5 नंबर तो गए आपके, प्लस यूपीएससी आपको एडिशनली पीनलाइज भी करेगी। तो करना क्या है, करना यही है, कॉम्प्रिहेंशन को जितने अच्छे से आप देख सकते हो, आई विल रिकमेंड आज से जो है 15 से 20 कॉम्प्रिहेंशन रोज लगाओ, और 15 से 20 क्वेश्चन क्वांट प्लस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिनिमम आप रोज लगाओगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को गूगल कर लेना। मान लो कि ये क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100? इसको गूगल कर लो और देख लो कि 2 मिनट वाला वीडियो आता है ना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं ना कि कैसे करना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, उसको सीख लो। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं कर सकता हूं, तो इसके तरीके के 10 क्वेश्चन और बनवा लो, इसके तरीके के 10 क्वेश्चन और बनवा लो, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर योर सी सेट। पूछो, प्लीज पूछो, योर डाउट, एनी डाउट दैट यू हैव। हेलो। हाँ एम हाँ, आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। तो हम लोग जैसे जीएस में करते हैं ना कि पेपर आता है तो पहले पेपर का शौक हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं कि कैसा दिया है, कैसे दिया है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। तो लेकिन मेरा सी सेट में कैसा है पता है, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है सी सेट में। तो जैसे अगर आप बोलते हो ना कि पहले ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन देखो कि कौन सा डुएबल है कौन सा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने पेपर पलटी करके देखा और अगर उसमें मतलब स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और मैंने देख लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो आता है ना वो भी मैं भूल जाऊंगी। तो मुझे अगर स्टार्टिंग में डायरेक्टली अटेम्प्ट करना है तो मैं करना स्टार्ट करूँ कि मुझे खुद को अभी से वो प्रैक्टिस देना चाहिए दैट आई हैव टू फर्स्ट सर्च फॉर डूएबल क्वेश्चंस। सिंपल, पन्ने पलटने में थोड़ी आपको वो लगेगा, पन्ने पलटने में कौन सा एंजाइटी आ रही है? अगर मान लो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप कॉम्प्रिहेंशन बनाना शुरू करो।
थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रखना ताकि आपको एक कंप्लीशन है। देखिए सबसे बड़ा डर क्या होना चाहिए आपका, सबसे बड़ा डर जो है वो ये होना चाहिए कि 45 मिनट्स बचे हुए हैं, 45 मिनट्स बचे हुए हैं और आपका 15 क्वेश्चन हुआ है बस, या 16 क्वेश्चन हुआ है। तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर 45 मिनट बचे हुए हैं और अगर आपने अपने ओएमआर में देखा कि यार मैंने तो 30-32 क्वेश्चन फिल कर दिए हैं, आई एम एट अ गुड पोजिशन, तब आपका जो है नर्व्स काम करेगा। उस समय जो है आपका नर्व्स जो है वो काम करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले जो है, पहले 5 क्वेश्चन बनाओ लॉजिकल रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन बनाओ लॉजिकल रीजनिंग के, फिर 27 क्वेश्चन बनाओ कॉम्प्रिहेंशन का। बिकॉज यहीं से मेजोरिटी क्वेश्चंस आपके आने वाले, मेजोरिटी नंबर आने वाले। मैथ्स जिनका वीक है, अगेन मैं कह रहा हूं, मैथ्स जिनका स्ट्रांग है, बायोटेक वाले हैं या सॉरी बीटेक वाले हैं, अपना अलग स्ट्रैटेजी अपनाएं जो मैथ्स बना सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री वाले हैं, लॉ वाले हैं, बायो वाले हैं, वो क्या करेंगे, पहले लॉजिकल रीजनिंग के 5 इजी वाले बनाएं, फिर जो है ओके हाँ इजी हो जाए, और फिर 27 क्वेश्चन जो है, 27 क्वेश्चन जो है आप क्या करोगे, उसके बनाओ 26, 25, 27 जो डिपेंडिंग अपॉन क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप जो समय बचेगा, जब लास्ट का 40 35-40 मिनट्स बचेगा, तो आप जो है बाकी के क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन अगर उसमें अटेम्प्ट ले सकते हो। दिस आई एम अज्यूमिंग बेस्ड ऑन द 2023 पेपर, 2023 के 2023 के डिफिकल्टी लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, 2023 के डिफिकल्टी लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है कि 2024 का डिफिकल्टी लेवल इजी हो, लेकिन यहां पर किसी से कंपीट तो तुम नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें चाहिए 66.66, तो धड़ल्ले से बनाते रहना अपना। बट आई हाईली रिकमेंड, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना, इजी आए चाहे हार्ड आए, अगर आपका फाउंडेशन या बेस नहीं है तो फिर आपको हार्ड ही लगता है ना। ये हो क्या यहाँ पर है कि अगर आपको फाउंडेशन बेस नहीं है तो अगर इजी भी है तो भी आपको मीडियम लगेगा या हार्ड लगेगा। तो उसके लिए मैं फिर भी बोलूंगा 5 से 6 क्वेश्चन बनाओ पहले लॉजिकल रीजनिंग के, थोड़ा सा आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा। फिर 27 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, वट एवर द नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन आर देयर, उसको बना लो। उसके बाद जो है आप मैथ्स में जंप कर सकते हो, या बीच में ब्रेक दे सकते हो, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 15 क्वेश्चन करके वापस लॉजिकल रीजनिंग और इजी क्वांट में लग जाओ, और फिर तुरंत वापस आके बाकी के 10-12 क्वेश्चन जो बचे हैं कॉम्प्रिहेंशन के उसको कर लो। आपको समझना पड़ेगा, विदाउट डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, विदाउट डूइंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन आपका निकलना मुश्किल है। इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा अंग्रेजी आती है, उस चीज को एक्सप्लॉइट करें। आपको लाना है 66.66, यहां पर किसी कोई कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ इज प्री डिसाइडेड, इसके जस्ट आपको ऊपर रहना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अब यहाँ पर एक और चीज है कि हो सकता है यूपीएससी टोन डाउन करे, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का गया था, तो हो सकता है अगेन दिस ईयर यूपीएससी माइट टोन इट डाउन अ बिट, माइट रैशनलाइज द क्वेश्चंस। तो उसके लिए भी रेडी रहो कि चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं फिर कहूंगा, टू जस्ट समराइज, डू 5 क्वेश्चन ऑफ इजी रीजनिंग और क्वांट जो बनने लायक है ढूंढ ढूंढ के। इट शुड नॉट टेक मोर देन 10 to 12 मिनट्स, क्योंकि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद डू द 27 क्वेश्चन मैक्सिमम, जो कंप्रिहेंशन का है 25 से 27, वट एवर द नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसमें जो है आप 45 से 55 मिनट से ज्यादा मत देना, और उसके बाद जो है अगेन 10 से 15 क्वेश्चन आप जो है क्वांट वगैरह का बना सकते हो। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, ये जो 5 से 27 वाला फर्स्ट 2 पोर्शन है, यहीं पर आप क्वालिफाई करेंगे, अगर करेंगे तो यहीं पर आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगा। बाकी जो 10-15 क्वेश्चन लास्ट के आप बनाएंगे 40 मिनट में, लास्ट के 40 मिनट्स में, ये आपको एडिशनल क्वेश्चन देगा कि अगर यूपीएससी का आंसर की अलग हुआ, या कुछ आपको लगा मैंने सही बनाया या लेकिन गलत हो गया बाद में, उसके क्वेश्चन के लिए ये। लेकिन मेजॉरिटी आई से
दैट मिनिमम से मिनिमम 33 से 35 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से आना चाहिए और बाकी के 10 से 12 क्वेश्चन आपके कहां से आने चाहिए, मैथ्स प्लस क्वांट प्लस रीजनिंग से आना चाहिए। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट हैज वर्कड, दैट्स व्हाट व्हाई आई एम टेलिंग यू। लास्ट ईयर हो सकता था दैट फेल हो जाता, ठीक है, फेल क्यों हो जाता, अगर मैं मैथ्स बनाता, मुझे पहले से ही पता था मैथ्स में दाल गलने वाली नहीं है मेरी, तो मैथ्स को तो मैंने ऐसे ही छोड़ के कंप्रीहेंशन और रीजनिंग किया था। बाद में जब मैं निकला एग्जाम हॉल से, तो मुझे लोगों ने बताया मैथ्स एमबीए वालों के लिए भी टफ था। तो वो एक्चुअली बाय चांस मेरे से मैथ्स छूटा था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैथ्स में करता या बाय लक मेरे से छूट गया, मैं ऐसे भी छोड़ के ही आता। ओके, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन सारे करने हैं फ्रेंड्स, कॉम्प्रीहेंशन में गलती नहीं होनी है, और कॉम्प्रीहेंशन को इस तरीके से बनाना है कि यूपीएससी के माइंडसेट से आपका जो आंसर है वो अलाइन हो। फिर से एक बार जब टाइम एलोकेशन डिस्कस कर लेते हैं, पहले 5 से 6 क्वेश्चन जो लॉजिकल रीजनिंग के बनाएंगे उसमें टाइम लगेगा, वाई, उसमें टाइम आपको लगेगा क्यों, व्हाट इज द रीजन, उसमें टाइम इसलिए लगेगा बिकॉज आप जो है अभी रेडी हो रहे हैं, तो इसमें 10 to 12 मिनट्स आयल से, उसके बाद थोड़ा सा रेडी होके आप जो है जल्दी जल्दी वापस आए, और 25 to 27 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के, इसको या तो वन गो में कर सकते हो, और या तो ब्रेक करके 15-12 ऐसे करके कर सकते हो, पहले 15 फिर वापस लॉजिकल रीजनिंग, फिर आके जल्दी से 12 किया। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इतना ना फैला हुआ पेपर है, काउंट कर लेना कि सारे कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो कि नहीं, हो सकता है छूट गया होगा। मैंने बीच में ये किया था, बीच में ब्रेक करके किया था, थोड़ा सा वैरायटी करने के लिए, पहले 15 फिर गया, फिर 3-4 बनाए, और फिर 12 में आया वापस, थोड़ा सा वैरायटी पेपर के समय, ताकि बोर ना हो जाओ, लथार्जिक ना हो जाओ। बिकॉज बहुत बार अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हो पैराग्राफ्स में, तो हो सकता है स्लोनेस आ जाता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा मैथ्स बना लिया, तुरंत फिर वापस आ गया। ईच मिनट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, ईच मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है, व्हाट आई वाज गोइंग टू से, एक मिनट, टाइमिंग हमने डिस्कस कर ली, टाइमिंग आपको कैसे करना है, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना, घड़ी पहन के जाना, घड़ी कोई नहीं भूलेगा। हाँ, एक और चीज बताता हूँ, ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप जो है यू विल बी गेटिंग इनसाइड एट 1:50, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप वापस जाएंगे 1:50 पे। आई रिकमेंड कि अपना खाना पीना 1 बजे खत्म कर लेना, अपना जो जूस पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, माजा पीना है, फ्रूटी पीना है, ग्लूकॉन डी पीना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, 1 बजे से लेके 1 बजे से लेके आधे घंटे फॉर 30 मिनट्स लाइट क्वेश्चन, लाइट मैथ्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पीवाईक्यू से उठा उठा के बनाना है। उसमें आपको डरना नहीं है अगर गलत हो रहा है, डरना नहीं है अगर गलत हो रहा है, आपको बस प्रैक्टिस चाहिए। आप क्यों कर रहे हो, ताकि आपका हाथ हाथ बन जाए, शार्पन हो जाए आपका माइंड। अब जाओगे एग्जाम में, इनर्शिया को ब्रेक करना होता है, पहले क्या करना होता है, इनर्शिया को ब्रेक करना होता है, और इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए समय लगता है, 2 घंटे में वो समय हमारे पास नहीं है, तो 1 बजे से लेके 1:30 तक, और 1:15 से लेके 1:45 तक, ज्यादा नहीं, बिकॉज फिर आप ब्रेन आपका वो हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे मैथ्स बना लोगे पेपर के पहले, तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि आप थक जाओगे। इसीलिए सिर्फ आधे घंटे, वो भी बहुत स्लो पेस में, बहुत तेज नहीं बनाना, एक क्वेश्चन पे समय लो प्यार प्यार से, 5 मिनट 10 मिनट ले रहे हो, ठीक है, कंप्रीहेंशन भी कर रहे हैं, उसमें क्या कर सकते हो आप, 15 to 20 क्वेश्चन बना लेना, जिसमें से मे बी 5 कॉम्प्रीहेंशन के हो, 10 आपका मैथ्स का हो और लॉजिकल रीजनिंग का हो, आराम आराम से बनाना, 30 मिनट्स में गाने सुन सुन के प्यार प्यार से, ताकि जो है थोड़ा सा आदत हो जाए, जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, 2:30 बजे पेपर मिले, आप जो है ऑलरेडी अपना इनर्शिया बाहर से ब्रेक करके आए हो, और फिर जो है आप आगे बढ़ रहे हो। ये चीज जीएस में भी कर सकते हो, अगर थोड़ा पहले पहुंच जाओ एग्जामिनेशन हॉल में, तो पीवाईक्यू बनाओ, नए क्वेश्चन मत बनाओ, पीवाईक्यू बनाओ, और बैठ के 10-15 क्वेश्चन बना लो, ताकि आप जो है पेपर जो है उसके मूड में आ जाओ, और जब आप अंदर जाओ तो ऑलरेडी 10-15 क्वेश्चन का माइल्ड प्रैक्टिस है, बहुत हैवी प्रैक्टिस नहीं,
हैवी प्रैक्टिस करोगे, थक जाओगे एग्जामिनेशन के पहले, सब खत्म हो जाएगा। 10-15 क्वेश्चन जीएस के बिफोर आपका जीएस पेपर, और 10-15 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट, 10-15 क्वेश्चन ऑफ सीसैट। आई डिड दिस, मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और ये मैंने दो अटेम्प्ट में किया है, 2022 और 23 में किया, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, वर्क किया है। आई वॉज एबल टू क्वालिफाई इन बोथ द टाइम्स, ठीक है। तो ये था सीसैट का। किसी को भी किसी बात की दिक्कत है, आई होप नेक्स्ट 25 डेज में एक अच्छा रोड मैप आपको मिल गया होगा, आप कर सकते हैं।